हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में हम डील करने वाले हैं चैप्टर जेनेटिक्स के साथ, जिसके लिए हम सॉल्व करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो अभी तक आ चुके हैं नीट के एग्जाम में। और ये जो हमारा क्रैश कोर्स है, ये आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कुछ सेशंस, कुछ वीडियोस, कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद भी आपको कोई फीस नहीं देनी है। आप भरपूर तैयारियां कर सकते हैं, भरपूर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उन्हें हमारे साथ सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो आइए बिना देर किए सेशन को स्टार्ट करते हैं और जेनेटिक्स के लिए हम सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें सही स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। और देखो, मैंने हमेशा आपको बताया, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है जहां पर बात करेक्ट स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट की हो रही हो, तो उस पर्टिकुलर वर्ड को डेफिनेटली अंडरलाइन करना चाहिए। आप अंडरलाइन कर लेंगे करेक्ट को, ठीक है। अब पूरा ध्यान हमें कहां लगाना है कि सिर्फ हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट कहता है स्पाइसिलोसोम्स टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन। स्पाइसिलोसोम ट्रांसलेशन में पार्ट नहीं लेते हैं, बल्कि वो ऑल्टर करते हैं जो कोडिंग और नॉन कोडिंग साइट होती है उनको। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। दूसरा, पिनेट स्क्वायर वॉज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट। पिनेट स्क्वायर डेवलप करने वाले क्या कोई ब्रिटिश साइंटिस्ट थे? यस, वो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे और उनका नाम था प्यूनेट। उनका नाम था प्यूनेट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, फ्रैंकलिन स्टॉल कॉइन्ड द टर्म लिंकेज, इन्होंने नहीं दिया था। तीसरा स्टेटमेंट, ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय एस आल्टमन, इन्होंने डिस्कवर नहीं किया था। सो द राइट ऑप्शन दैट वी फाइंड ओवर हियर इज द पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट जिनका नाम था पुनेट। अब ये अगली बार साइंटिस्ट का नाम भी देकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ये जो पुनेट स्क्वायर है, ये जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, तभी हमें कॉम्बिनेशंस पता चलते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स के। तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखनी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। अब हम अक्सर ऐसी चीजों पर ध्यान देते हैं जो कंसेप्ट वाइज सही हो। हम उन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि मान लो इस क्वेश्चन को इतना इजी फॉर्म में, अब ये जो एक लाइन है कितने इजी फॉर्म में लिखी हुई है, पर हम इस चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। दैट इज व्हाई सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? ओके, ऑलराइट। Now see the next question. Which one from those given below is the period of Mendel's hybridization experiment? जब सर मेंडल ने, किसने? जब सर मेंडल ने अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, सर मेंडल ने अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो उन्होंने कब किया था? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। Which one from those given below is the period? कौन से पीरियड में किया था मेंडल सर ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट? पीरियड्स हमारे पास जो भी दिए हों, हमें पहले पता होना चाहिए कि किस पीरियड में हुआ था, उसके बाद हम ऑप्शंस पे मूव करेंगे। तो ये इन्होंने दिया था 1856 से लेकर 1863 का जो टाइम था इस पीरियड में, ठीक है। 1856 से 1863 वो पीरियड था जहां पर सर मेंडल ने अपना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट फॉलो अप किया। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 नीट के एग्जाम में। ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन है 1856 से 1863 विच इज द करेक्ट ऑप्शन। 1840 से 1850 गलत ऑप्शन है। 1857 से 1869 भी गलत है और 1870 से 77 भी गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मार्क कर सकते थे? 1857 से 69 मार्क कर सकते थे, क्योंकि रेंज याद रहती है ना। 1850s में कभी चालू हुआ था और 1860s में कभी खत्म हुआ था, ऐसा नहीं करना है। लेट 1850s बोल सकते हो तो 1856 ध्यान रहेगा, और अर्ली 1860s बोलोगे तो 1863 ध्यान रहेगा। तो ये 69 और 57 वाला फिगर आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। ऐसा करके भी आप याद रख सकते हो। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, दैट इज 1856 एंड 1863 2017 का क्वेश्चन है। Clear? All right. Now see the next question. In his class experiment on pea plants, Mendel did not use. Pea plant पे जब एक्सपेरिमेंट किया था, pea plant पर जब एक्सपेरिमेंट किया था सर मेंडल ने, ठीक है, तो उन्होंने कौन सी चीजें यूज नहीं करी थी? ऑप्शन में दिया हुआ है सीड कलर, पॉड लेंथ, सीड शेप, फ्लावर पोजीशन। एक बार रिवाइज करते हैं, उन्होंने दिया क्या क्या था? उन्होंने कंसिडर किया था सीड का कलर, सीड का शेप, पॉड का कलर,
और पॉड का शेप। ठीक है, सीड कलर भी देखा उन्होंने, सीड शेप भी देखा, पॉड कलर भी देखा, पॉड शेप भी देखा, और आप भूल गए स्टेम को भी देखा था। ठीक है, स्टेम के अलावा उन्होंने देखा था कि फ्लावर का स्टेम की लेंथ देखी थी। ठीक है, फिर इन्होंने देखा था फ्लावर की पोजीशन क्या है, किस पोजीशन पर फ्लावर लगा हुआ है, एक्सियल पे है या कहां पर लगा है। दूसरा इन्होंने देखा था फ्लावर का कलर क्या है, फ्लावर का कलर क्या है। ये सारे कैरेक्टर्स इन्होंने कंसिडर किए थे, किसने, सर मेंडल ने, फॉर पी प्लांट। पी प्लांट्स के लिए इन्होंने ये सारे कैरेक्टर्स कंसिडर किए थे। किसने किए थे, सर मेंडल ने। मेंडल ने पी प्लांट में ये 7 कैरेक्टर्स को कंसिडर किया था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेंडल डिड नॉट यूज, कौन सा उन्होंने यूज किया ही नहीं था। ऑप्शंस देखो, सीड कलर है, सीड कलर है, पॉड लेंथ, पॉड शेप और पॉड कलर था, पॉड लेंथ नहीं था, तो ये जो है ये गलत हो गया। सीड शेप भी उन्होंने देखा था, फ्लावर की पोजीशन भी देखी थी, तो जो नहीं देखा था वो है पॉड लेंथ, विच इज द राइट आंसर। पॉड लेंथ को उन्होंने कंसिडर नहीं किया था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2015। इतनी बात समझ में आ गई। पॉड लेंथ को सर मेंडल ने नहीं पढ़ा था, मतलब उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया था पी प्लांट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स व्हिच वन वाज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी। कुछ कैरेक्टर्स का हमें दिया हुआ है कंसिडरेशन जो मेंडल सर ने देखा था, है ना। जैसे अभी हमने बात करी ना कि क्या क्या चीजें देखी थी, पॉड का कलर देखा था, शेप देखा था, सीड का कलर और शेप देखा था, फ्लावर का कलर और पोजीशन देखा था, स्टेम के बारे में। तो ये अब यहां पर भी हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं। ये क्वेश्चन 2017 नीट एग्जाम का क्वेश्चन है, दोनों को अलग तरीके से पूछा गया है। वहां पर सिर्फ ऑप्शन सीधे सीधे दे दिए थे, यहां पर कैरेक्टर उसके अपने ट्रेट के साथ दिया हुआ है। तो अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स व्हिच वन वाज नॉट कंसिडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी, व्हिच वन वाज नॉट कंसिडर्ड, तो नॉट को हाईलाइट कर लो। और पहला ऑप्शन देखो, स्टेम टॉल है या ड्वार्फ है। मैंने बोला था ना स्टेम की लेंथ देखी थी, हाइट देखी थी, तो टॉल है या ड्वार्फ है वो तो चलेगा, वो सही है, देखा था। ट्राइकोम ग्लैंडुलर है या नॉन ग्लैंडुलर है, ट्राइकोम को पी प्लांट में कंसिडर नहीं किया गया था। नेक्स्ट, सीड ग्रीन कलर का या येलो कलर का है, सीड का कलर तो कंसिडर हुआ था। नेक्स्ट, पॉड जो है इन्फ्लेटेड है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है, शेप कैसा है ये देखा था, तो ये वाला भी सही है। द रॉन्ग आंसर है ना, जो नहीं कंसिडर किया था सर मेंडल ने, वो था ट्राइकोम विच कैन बी ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर। ये वाला ऑप्शन जो है ये कंसिडर नहीं किया था मेंडल सर ने अपने पी प्लांट वाले एक्सपेरिमेंट में, इसीलिए ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन 2017 का है। ठीक है, सो इट इज अबाउट दी कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन दी मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, ट्रेट्स जो भी उन्होंने यूज किए थे। ऑल राइट, नाउ सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन। F2 जनरेशन, सेकेंड फीलियल जनरेशन जिसे हम कहते हैं, इन मेंडेलियन क्रॉस में शोड दैट बोथ जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियोज आर सेम एज 1:2:1, इट रिप्रेजेंट्स अ केस ऑफ। अब देखो यहां पर आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप कोई क्रॉस बना के देखो, वो भी ऐसे क्वेश्चन में जहां कुछ एग्जाम्पल दिया ही नहीं हुआ है। तो हमें कैसे याद रखना पड़ेगा कि जब हमारे पास फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो, phenotypic and genotypic ratio दोनों कैसे आ जाएं, दोनों हमको मिल जाएं 1:2:1 के फॉर्म में। किस फॉर्म में मिल जाए, 1:2:1 के फॉर्म में मिल जाए, तो वो कौन सा वाला क्रॉस हो सकता है, इट कैन बी अ केस ऑफ व्हाट, सो इट कैन बी अ केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का केस है जिसके पास डोमिनेंस इनकम्प्लीट है, विथ इनकम्प्लीट। मैं इसे यहां ना लिखकर मैं ऐसा लिखती हूं कि एक तो आपको यह बात याद रखनी है कि ये कैसा क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। दूसरा आपको याद रखना है कि इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है।
ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है, 1:2:1 का रेशो शो करता है, और फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशो दोनों के दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों रेशोज इनके सेम हैं, बोथ द रेशोज आर सेम। ऑप्शंस देखिए, पहला कोडोमिनेंस का केस है क्या, कोडोमिनेंस का केस तो ये नहीं है। दूसरा डाइहाइब्रिड क्रॉस है, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस भी नहीं है। अच्छा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें एक कैरेक्टर कंसिडर हो, डाइहाइब्रिड मतलब दो, है ना। दूसरा मिला मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो यहां तक तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस तक सही है। विद कंप्लीट डोमिनेंस, तो कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। तीसरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। F2 जनरेशन में अगर जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशोज आपको सेम मिल रहे हैं, मतलब कि 1:2:1 के फॉर्म में मिल रहे हैं, तो ये रेशो कहां देखा जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, वेयर ओनली वन कैरेक्टर इज बीइंग कंसिडर्ड एंड इट इज अ केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। राइट दिस डाउन, इसे कंप्लीटली लिख लीजिए, written, all right. Now the next is sixth question says a gene showing codominance has, ऐसा एक जीन जो कोडोमिनेंस शो करता हो, उसके पास क्या हो सकता है। पहला, अगर हम कोडोमिनेंस की बात करें तो कोडोमिनेंस हमें तब मिलेगा जब दोनों डोमिनेटिंग क्या हो, जीन्स हो। तो एलील्स जो है वो अपने आप को कब एक्सप्रेस कर सकते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। अगर एक जैसे होंगे तो एक ही कैरेक्टर दिखेगा, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तब दो अलग अलग कैरेक्टर दिखेंगे, यानी कि कोडोमिनेंस का सीन आएगा, राइट। ऐसे ब्लड ग्रुप में भी होता है। सो ऑप्शन है, वन एलील डोमिनेंट ऑन दी अदर, अगर एक एलील डोमिनेट कर रहा होता तो ये कोडोमिनेंस नहीं होता, ये तो सिंगल डोमिनेंट का केस हो गया, तो ये ऑप्शन गलत। दूसरा, एलील्स टाइटली लिंक्ड ऑन दी सेम क्रोमोसोम, एलील्स भले ही सेम क्रोमोसोम पर हो या डिफरेंट क्रोमोसोम पर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डोमिनेंट है या रेसेसिव है इससे फर्क पड़ता है, तो ये ऑप्शन गलत। तीसरा, एलील्स दैट आर रेसेसिव टू ईच अदर, अगर दोनों ही रेसेसिव हैं तो फिर वो डोमिनेंस का केस नहीं हो सकता। तीसरा, फोर्थ ऑप्शन इज बोथ एलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन दी हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगोट, अगर दोनों एलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हो रहे हैं, दोनों एलील्स अपने अपने कैरेक्टर्स विद, मतलब इंडिपेंडेंटली, मैं अपना कैरेक्टर बताऊं वो अपना कैरेक्टर दिखाए, जैसे ब्लड ग्रुप है तो ब्लड ग्रुप ए अपना देगा, ब्लड ग्रुप बी अपना कैरेक्टर देगा, तो ए बी ब्लड ग्रुप बन जाता है। अगर ऐसा कुछ केस हो रहा हो और ए बी ब्लड ग्रुप जब बन रहा है तो वो हेट्रोजाइगोट कंडीशन हो गई, तो सही ऑप्शन इसका क्या हुआ, ऑप्शन डी, ऐसी कंडीशन जहां पर बोथ दी एलील्स आर एक्सप्रेस्ड इंडिपेंडेंटली और हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, उसे हम कहते हैं इट इज द केस ऑफ कोडोमिनेंस। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 के एग्जाम में, तो यहां पर आप इसे मार्क कर लीजिए, जस्ट मार्क इट डाउन, मार्क कर लो इसे फटाफट से, बोथ द एलील्स are expressed independently in the heterozygote condition. Clear? This is the right answer. Option D is the correct answer. Clear? All right. Now see the next question. Next question is, which Mendelian idea is depicted by cross in F1 generation resemble both parents? मान लो कि F1 generation है, that is first filial generation. F1 generation है हमारे पास, तो इस F1 जनरेशन में जो रिजेम्बलेंस है वो दोनों पेरेंट से है, तो कैरेक्टर्स दोनों पेरेंट के दिख रहे हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स फ्रॉम बोथ दी पेरेंट्स, ठीक है, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, तो वो किस चीज का केस होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे, अगर आपको दो कैरेक्टर्स एक साथ एक्सप्रेस होते हुए मिल जाएं तो वो सिचुएशन होती है कौन सी, दैट सिचुएशन इज द कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस, उस सिचुएशन को हम कोडोमिनेंस कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर होता तो रिजेम्बलेंस बोथ पेरेंट्स का आ पाता, नहीं आ पाता। दूसरा ऑप्शन, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, तो दोनों कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, एक ही कैरेक्टर की बात होती है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन में एक कैरेक्टर आएगा, दोनों नहीं आएंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत। देन वी हैव कोडोमिनेंस, तो कोडोमिनेंस जो है इट इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नीट 2013 में पूछा गया था। सो द पॉइंट इज द मेन थिंग इज कि कोडोमिनेंस पर पी प्लांट और मेंडल के एक्सपेरिमेंट पर बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर? राइट इट डाउन। डन? ऑल राइट।
Now, see the next question. Which one of the following symbol has its representation used in human pedigree analysis is correct? हमें दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट एनालिसिस बताना है कि कौन सा करेक्ट है. फाइन. ऑप्शंस में देखिए, पहला दिया है एक स्क्वायर बना है और वो स्क्वायर लिंक्ड है एक सर्कल के साथ. ऑप्शन में लिखा हुआ है कि इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि इट इज द मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग हो रही है. तो ये वाला जो सिंबल है ये तो बिल्कुल सही सिंबल है. ऐसा ही होता है पेडिग्री, ह्यूमन पेडिग्री जो होता है उसमें भी ऐसा ही होता है. तो ये हमारा सही है. दूसरा देखिए, दूसरे में एक सर्कल है और इसमें लिखा है अनअफेक्टेड मेल, जबकि सर्कल हमेशा क्या बताता है, फीमेल को बताता है, और यहां लिखा है मेल, इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत. ये ऑप्शन ऊपर वाला सही था. तीसरा ऑप्शन देखिए, स्क्वायर बना है और लिखा है अनअफेक्टेड फीमेल, तो फीमेल जो है वो नहीं हो सकती. फीमेल किसके लिए होता है, फीमेल होता है. सर्कल अगर होता तो वो फीमेल होता. स्क्वायर होता है मेल के लिए, स्क्वायर होता है मेल के लिए, ठीक है, मेल के लिए स्क्वायर होता है. तो अनअफेक्टेड फीमेल जो है, ये वाला ऑप्शन भी गलत. तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एक डायमंड शेप का, डायमंड शेप बना हुआ है, उसके सामने लिखा है मेल इज अफेक्टेड. जब भी डायमंड शेप बना हो इसका मतलब होता है कि इंडिविजुअल का जेंडर डिफाइंड नहीं है, इल डिफाइंड जेंडर है, इल डिफाइंड जेंडर बोलते हैं. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हो गया हमारा गलत. सही ऑप्शन क्या है, द फर्स्ट ऑप्शन, जो कहता है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर है और वो अगर हमारे पास एक स्क्वायर है और वो स्क्वायर अगर लिंक्ड है, वो स्क्वायर अगर लिंक्ड है इस तरीके से, किसके साथ लिंक्ड होना चाहिए, इसको लिंक्ड होना चाहिए एक सर्कल के साथ. तो इसका मतलब पेडिग्री एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसका मतलब पेडिग्री एनालिसिस के अकॉर्डिंग होता है कि रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग हुई है. तो इट रिप्रेजेंट्स मेटिंग, इट रिप्रेजेंट्स मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स. इतनी बात समझ में आ गई, ये बात याद रहेगी. और ये भी बता देती हूं कि अगर सर्कल बना होगा तो वो यूज होता है टू डिपिक्ट फीमेल पेडिग्री एनालिसिस में. और अगर सर्कल की जगह स्क्वायर बना हो तो फिर क्या होगा मैडम, अगर स्क्वायर बना है तो स्क्वायर बताता है मेल. स्क्वायर क्या बताता है, मेल बताता है. इसके बाद अगर हमारे पास डायमंड शेप बना हो, कौन सा शेप बना हो, डायमंड शेप बना हो, ठीक है, 1 मिनट. अगर हमारे पास डायमंड शेप बना है तो वो क्या बताता है, 1 मिनट, वो क्या बताता है, डायमंड शेप बताता है कि the sex of individual is unidentified. Sex of individual is unidentified. इतनी बात समझ में आ गई. तो हमें कौन सी चीजें याद रखनी है, हमें ये वाला सिंबल याद रखना है, ये वाला सिंबल याद रखना है, ये वाला सिंबल याद रखना है, ये वाला सिंबल याद रखना है. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होनी ही चाहिए. ठीक है, तो ये इतनी बात समझ में आ गई. सही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए सही आंसर है. क्लियर, ऑल राइट. ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन है 2010 का क्वेश्चन. ऑल राइट, फाइन. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू ब्रीडिंग इज. ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है, ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है, ठीक. ट्रू ब्रीडिंग वो होती है जहां पर जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो जो सिचुएशन बनेगी वो कैसी बनेगी, होमोजाइगस सिचुएशन बनेगी. होमोजाइगस सिचुएशन यानी कि एक जैसे जीन्स प्रेजेंट होंगे. ठीक, पहली चीज. दूसरा, जो भी इंडिविजुअल बनेगा वो पहले के तरह ही बनेगा,
वो कैसा बनेगा, पहले के तरह ही बनेगा। यानी अगर मान लो कैमेलिया दो, एक रेड फ्लावर होता है एक व्हाइट फ्लावर होता है, अगर मेरे पास 2 रेड फ्लावर थे, मैंने उन्हें ही मेट करा दिया, उनमें ही ब्रीडिंग करा दी, तो वो होमोजाइगस सिचुएशन तो हो गई, लेकिन जो एक्सप्रेस होगा वो भी कौन सा होगा, रेड फ्लावर। तो जो भी ऑफस्प्रिंग बनता है वो इट इज ऑफ इट्स ओन काइंड, वो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होता है, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होता है। और अगर ऐसा कुछ क्राइटेरिया दिख रहा है तो उसे हम कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग। क्या कहते हैं, ट्रू ब्रीडिंग। क्लियर। ऑप्शंस देखिए क्या क्या है हमारे पास। पहला ऑप्शन है वन दैट इज एबल टू ब्रीड ऑन इट्स ओन, क्या अपने आप में ब्रीड कर लेगा, नहीं, ठीक। दूसरा, प्रोड्यूस ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन अमंग अनरिलेटेड प्लांट्स, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, जो प्लांट्स रिलेटेड ही नहीं, उनमें क्रॉस पॉलिनेशन से ट्रू ब्रीडिंग कैसे हो सकती है, हेटेरोजाइगस सिचुएशन हो जाएगी। तीसरा, नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, हाँ होमोजाइगस भी होता है, ऑफस्प्रिंग भी उसी की तरह प्रोड्यूस होते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। तीसरा, ऑलवेज होमोजाइगस रेसेसिव इन इट्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जरूरी थोड़ी है कि रेसेसिव हो, इसीलिए ये ऑप्शन गलत। सो द राइट ऑप्शन दैट वी फाइंड इज द करेक्ट आंसर इज option C, that is near homozygous and produces offspring of its own kind. Clear? ये क्वेश्चन 2016 में नीट के एग्जाम में पूछा गया था। Done? All right. Now see the next question. Which one of the following cannot be explained on the basis of Mendel's law of dominance? दिए गए ऑप्शंस में से किसके ऊपर मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं लगता? ऐसी चीज को याद रखना है, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड पूछा है, ठीक। पहला ऑप्शन देखिए, द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, फैक्टर ये तो नहीं होता डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग पर्टिकुलर कैरेक्टर। दूसरा, इस पर एक्चुअली होता नहीं क्या, इस चीज पर हमारा ये वाला फंक्शन नहीं जाता, मतलब हमारा मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस फैक्टर पर नहीं जाता। दूसरा, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रेसेसिव, तो क्या इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एक नहीं कर पाता, ठीक। दूसरा, एलियल्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर्स रिकवर एज सच इन F2 जनरेशन, एलियल्स अपने आप को शो नहीं कर पाते ब्लेंडिंग में, लेकिन F2 जनरेशन में देखने को मिल जाते हैं, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट जो जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस के साथ, यही तो होता है। एक्सप्रेस नहीं कर पाया और क्या मिल गया, एलियल एक्सप्रेस नहीं कर पाया ब्लेंडिंग में, लेकिन रिकवर हो गया F2 जनरेशन में। दूसरा, फैक्टर्स अकर इन पेयर, इस पर भी लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं जाता। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज एलियल्स डू नॉट शो ब्लेंडिंग बोथ ऑन द कैरेक्टर रिकवर सच as such in F2 generation. Clear? Now this question was asked in 2010, ये 2010 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर फिर से रेशो की बात आ गई, मैंने बोला था कुछ रेशोज आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए, जैसे 1:2, 2:1 का रेशो, 3:1 का रेशो, कौन सी क्रॉस में बना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में या डाईहाइब्रिड क्रॉस में। तो क्वेश्चन देखो, इसका आंसर आप मुझे लिख के बताओगे। क्वेश्चन है, टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट है, बड़े बड़े गार्डन में लगे हुए पी प्लांट है, उनको आपने क्रॉस कराया तो ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट के साथ कराया। ट्रू टॉल था, ट्रू ड्वार्फ था, इन दोनों को आपने क्रॉस करा दिया। व्हेन F1 प्लांट्स वर सेल्फ्ड, F1 में जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो रिजल्टेंट जीनोटाइप वर इन द रेशो ऑफ, रिजल्टेंट जीनोटाइप का रेशो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में। फटाफट से ऑप्शंस में से मुझे आंसर देखकर बताइए, व्हाट विल बी द आंसर। ऑल राइट, आपने लिखा अपना आंसर, अब अपन डिस्कस करते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन कहता है 1:2:1 टॉल हेटेरोजाइगस एंड टॉल होमोजाइगस ड्वार्फ होगा। टॉल हेटेरोजाइगस नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट को क्रॉस किया है ड्वार्फ टू ब्रीडिंग के साथ, यानी कि पहला जो क्रॉस हुआ वो इन दोनों के बीच में हुआ, इसके बाद इनसे जो प्रोडक्ट बना, इनका जो प्रोडक्ट बना होगा उनके बीच में सेल्फिंग की गई, इनके बीच में जब सेल्फिंग हुई तो पूछा गया कि अब जो जनरेशन आएगी वो कैसी होगी,
राइट तो किसकी वजह से आ रही है? दूसरा 3:1 टॉल और ड्वार्फ का रेशो 3:1 का नहीं होगा, 3:1 ड्वार्फ और टॉल का रेशो नहीं होगा। नेक्स्ट है 1:2:1 टॉल होमोजाइगस था, टॉल होमोजाइगस दिख रहा है टीटी वाला, टॉल हेट्रोजाइगस बना टॉल हेट्रोजाइगस बना तो वो बनेगा ड्वार्फ। अब हमको क्या रेशो मिल जाएगा इसका? 1:2:1 का रेशो मिल जाएगा। यानी कि टॉल ट्रू ब्रीडिंग ग्रीन प्लांट जो था, जब उसे टॉल ड्वार्फ टू ब्रीडिंग के साथ हमने क्रॉस कराया तो F1 प्लांट्स की सेल्फिंग में जो जीनोटाइप वर ऑब्टेन्ड उनका रेशो था 1:2:1 का रेशो। क्लियर? 1:2:1 का रेशो था। ऑल राइट, दैट्स इट। ये क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 2 persons विथ AB ब्लड ग्रुप, दो लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है? AB। उन दोनों ने शादी कर ली आपस में, उनके बहुत सारे बच्चे हैं, हैव सफिशिएंट लार्ज अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन। दीज चिल्ड्रन कुड बी क्लासिफाइड एज A ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप एंड B ब्लड ग्रुप। ये 3 ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं किस रेशो में? 1:2:1 के रेशो में। तो मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस रिवील्स, जब इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक इस पे अप्लाई की गई तो हमें पता चला कि जो A और B ब्लड ग्रुप था प्रोटीन, उसके लिए प्रोटीन A और B दोनों प्रेजेंट थे। AB ब्लड ग्रुप के लिए A और B प्रोटीन दोनों प्रेजेंट थे। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? जब हमें दो एक जैसे जीन्स दिख रहे हैं कि अपना अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं कैरेक्टर, तो भाई जो A है वो भी डोमिनेंट है और जो B है वो भी डोमिनेंट है। अगर हम ब्लड ग्रुप A की बात करें, ब्लड ग्रुप A की बात करें या फिर हम ब्लड ग्रुप B की बात, एक्चुअली ब्लड ग्रुप भी नहीं बोलेंगे, हम इन दोनों जीन्स की अगर बात करें तो अपने आप में A और B दोनों अगर एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं, दोनों अगर एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन है कोडोमिनेंस विच इज द करेक्ट आंसर, दूसरा ऑप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस विच इज अ रॉन्ग आंसर, पार्शियल डोमिनेंस नहीं होगा, कंप्लीट डोमिनेंस नहीं होगा। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था नीट के एग्जाम में। सो द राइट आंसर इज कोडोमिनेंस। जब ब्लड ग्रुप A और B में A और B दोनों प्रोटीन्स हमें दिखने लगते हैं, मतलब हर बार ब्लड ग्रुप A और B में दोनों प्रोटीन्स प्रेजेंट है, और अगर ये दोनों प्रोटीन्स एक साथ प्रेजेंट हैं तो दैट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कोडोमिनेंस। क्लियर? दो डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स एक साथ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस? कौन से कैरेक्टर्स से हमें पता चलता है, कौन से वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ये बताते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ब्लड ग्रुप होता है उसका इनहेरिटेंस कैसा है? पहला दिया है डोमिनेंस। हाँ, डोमिनेंस देखने को मिलता है। अगर हमारे पास IA और I है, ठीक है, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा? A हो जाएगा। ठीक, तो मतलब हमें क्या देखने को मिल रहा है? डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। दूसरा है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस भी देखने को मिलता है, जब IA और IB होता है तो ब्लड ग्रुप होता है AB, तो हमें कोडोमिनेंस भी देखने को मिल गया। तीसरा है मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील्स भी होते हैं, जैसे ये वाला एलील होगा, IB होगा, I होगा, तो अलग अलग टाइप के एलील्स भी तो प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो मल्टीपल एलील्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहां देखने को नहीं मिलता, तो जो मिलता है वो क्या है? डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील्स। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। 3 ऑप्शन यहां पर सही हैं। क्वेश्चन यहां खत्म नहीं होता, आगे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमारे ऑप्शंस कौन कौन से सही हैं हम एक बार लिख लेते हैं। हमारा ऑप्शन जो सही है वो है A, B और C। A, B और C ऑप्शन हमें ढूंढना है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए नेक्स्ट में। फर्स्ट, BD और E नहीं होगा, BC और E नहीं होगा, AC और E नहीं होगा, ABC। ABC इज द राइट ऑप्शन। तो सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन D फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2018 में नीट के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, तो कोडोमिनेंस ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन बहुत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जीनोटाइप्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर IA एंड IB। ठीक है, एंड IA, ठीक, ये भी है। अमंग द ब्लड टाइप्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, इनके चिल्ड्रन के जो ब्लड टाइप्स थे उनमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स आर पॉसिबल? कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप्स बन सकते हैं? तो जब हम जीनोटाइप बनाने जाएंगे तो एक तो बन जाएगा IA और IA, ठीक है, दूसरा बन जाएगा IA और I, तीसरा बन जाएगा B और I। ठीक है, ये 3 बन गए, ये जीनोटाइप बन रहे हमारे, है ना। और कौन सा बनेगा? AB बन जाएगा एक,
IA और IB बन जाएगा। ये चारों हमारे क्या हैं? ये चारों हैं हमारे जीनोटाइप्स, जीनोटाइप्स हैं, ठीक है। फिनोटाइप्स, एक्सप्रेसिंग ब्लड ग्रुप जो होगा वो क्या होगा? एक्सप्रेसिंग ब्लड ग्रुप A होगा, एक्सप्रेसिंग ब्लड ग्रुप A होगा, B होगा या AB होगा। तो फिनोटाइप हमें कितने मिल जाते हैं? 3 मिल जाते हैं। जीनोटाइप कितने मिल जाते हैं? 4 मिल जाते हैं। ऑप्शंस देखिए, 3 जीनोटाइप है, 3 जीनोटाइप नहीं है, 4 है, तो ये ऑप्शन गलत। दूसरा 3 जीनोटाइप, इसीलिए ये ऑप्शन गलत। तीसरा 4 जीनोटाइप, 4 जीनोटाइप्स है और फिनोटाइप्स कितने हैं? 3, तो जीनोटाइप 4 फिनोटाइप 3, ये वाला सही आंसर। नेक्स्ट 4 जीनोटाइप 4 फिनोटाइप्स नहीं होगा। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन 2017 में नीट के एग्जाम में पूछा गया था। इतनी बात समझ में आ गई? डन, ऑल राइट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लियोट्रोपिक जीन इज, प्लियोट्रोपिक जीन का क्या मतलब होता है? तो प्लियोट्रोपिक जीन का मतलब होता है अगर एक जीन पर बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स हो, ठीक, मल्टीपल कैरेक्टर्स, multiple characters present on one gene, तो हम ऐसे जीन को क्या कहते हैं? ऐसे जीन को हम कहते हैं क्या? प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन, एक ही जीन पर बहुत सारे कैरेक्टर्स हो, ठीक। पहला ऑप्शन देखिए, एक्सप्रेस्ड ओनली इन प्रिमिटिव प्लांट्स, प्रिमिटिव प्लांट्स में मिलता है? नहीं। कौन सा जीन है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हो? अ जीन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग प्लियोसीन, प्लियोसीन के द्वारा जो बना था, प्लियोसीन के दौरान जो बना था, वो भी नहीं होगा। कंट्रोल ट्रेट ओनली इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर जीन, अकेला कोई कंट्रोल नहीं कर सकता ट्रेट, इसको कोई कॉम्बिनेशन चाहिए, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली में क्या है? फोर्थ ऑप्शन, कंट्रोल्स मल्टीपल ट्रेट्स इन वन इंडिविजुअल, यस डेफिनेटली मल्टीपल कैरेक्टर्स दिखाता है। सो इट कंट्रोल्स मल्टीपल कैरेक्टर्स, इट कंट्रोल्स मल्टीपल कैरेक्टर्स इन एन इंडिविजुअल, एक ही ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, तो वो कहलाता है प्लियोट्रोपिक जीन। क्लियर? तो यहां पर हमने जीन, ब्लड ग्रुप, को डोमिनेंस, इन सारी चीजों के लिए मेंडेलियन का जो एक्सपेरिमेंट था, पी प्लांट पर उनका जो एक्सपेरिमेंट था, पास्ट ईयर्स में आए हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील कर लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डील कर लिया है। वापस से आप इन कंसेप्ट्स को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी के लिए वी आर डन विद दी most important multiple choice question, that is the previous year questions for this chapter which is the genetics। आप इन सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। कहां पर? मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइप करिए www.magnetbrains.com, ऑफिशियल पेज ओपन होगा, वहां ऑप्शन मिलेगा टू एक्सप्लोर दी टॉप कोर्सेज, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के ऑप्शन पर जाइए, नीट सिलेक्ट करिए, वहां जाकर क्रैश कोर्स फॉर नीट सिलेक्ट करिए विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पर वॉच नाउ क्लिक करिए। जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्टिव पेज इस तरीके का ओपन होगा जहां वॉच ऑल वीडियोस लिखा है, तो यहां पर आपको आपके क्रैश कोर्स के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप उसे दोबारा देख सकते हैं। जैसे ही उसे ओपन करके प्ले नाउ करेंगे तो इस तरीके से वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगा और आप अपनी पढ़ाई बहुत आराम से कर सकते हो, अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो। कहां पर? मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के चैनल पर, वो भी 100% फ्री, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। छोटी सी चीज आपको करनी है, आपको कर देना है लाइक इस वीडियो को, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। IIT JEE नीट का चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। शेयर करिए इसे अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के। तब तक के लिए सारी चीजों को रिवाइज करते रहिए, बहुत मन लगाकर जोरदार तैयारियां करिए, बहुत कम टाइम बचा है हमारे एग्जाम में अब, राइट? मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।